गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है ये मल्टीपल करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें हम दो तीन जो करंट अफेयर्स हैं उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। और जो आज की क्लास में जो हमारा पहला जो करंट अफेयर है वो है वर्ल्ड का जो पहला CNG टर्मिनल जो है वो गुजरात में बनने जा रहा है। गुजरात में कौन सी जगह? एक जगह है भावनगर, ठीक है। वहां पे जो दुनिया का जो पहला CNG टर्मिनल है वो बनने जा रहा है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसी बारे में होगी। उसके अलावा आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये जो CNG टर्मिनल है कब तक बनके तैयार हो जाएगा, कब से जो इसके बारे में जो बात होनी शुरू हुई थी, कब से हुई थी। उसके अलावा भावनगर को ही क्यों चुना जाता है इसके लिए CNG जो टर्मिनल हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए। और उसके अलावा ये जो CNG टर्मिनल है इसके बनाने के क्या क्या जो फायदे हैं वो हो सकते हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ है कि जो CNG टर्मिनल है पहली बार दुनिया में पहला CNG टर्मिनल जो है वो बनने जा रहा है। और दुनिया का पहला टर्मिनल कहाँ पे बनने जा रहा है? गुजरात में एक जगह है भावनगर, ठीक है। अब भावनगर की लोकेशन क्या है पहले वो देख लो। जैसे ये आपका गुजरात, ठीक है, ये गुजरात है और ये आपका आ जाता है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ और ये है गल्फ ऑफ खंबात। यहां पे पड़ता है आपका भावनगर। ये जो डॉट है ना ये भावनगर, ठीक है। तो लोकेशन आपको पता चल गई, लोकेशन वहां पे है। अब इसका जो है जो फाउंडेशन स्टोन जो है वो फाइनली ले डाउन किया गया है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब किया गया है? 29 सितंबर को, ठीक है। तो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है उसको ले डाउन किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 सितंबर को। अब देखते हैं कि भावनगर को ही क्यों चुना गया इसके लिए, ठीक है। तो भावनगर, उससे पहले ये देख लो कि ये जो CNG टर्मिनल है ये असल में क्या चीज है। जैसे कि आप देखते हो ना कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, ठीक है, तो वहां पे अलग अलग टर्मिनल्स जो होते हैं वो बने होते हैं, ठीक है। तो दिल्ली एयरपोर्ट का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे आपको पता है 3 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, T1, T2 एंड T3, ठीक है। तो ये जो T3 है यहाँ से जो आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है ये T3 से चलती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक डेडिकेटेड टर्मिनल जो होता है उसको डेडिकेट कर देते हैं कि वहां पे जो है पर्टिकुलर टाइप की जो फ्लाइट्स हैं वही जो है वहां से फ्लाई कर पाएंगी, ठीक है। तो ये जैसे टर्मिनल T3 है तो यहाँ से जो है आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो चलती हैं। तो उसी तरीके से CNG के लिए एक अलग से टर्मिनल बना दिया गया है, ठीक है, मतलब बनने जा रहा है। तो इसका टर्मिनल का बेसिकली काम ये होगा कि अब जब एक जगह पे जो जैसे कि भावनगर है यहाँ पे एक टर्मिनल आपका बना दिया गया। अब इससे क्या होगा कि हमारे देश में जहां जहां पे भी जो CNG गैस है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे लाके क्या कहते हैं इंपोर्ट किया जा सकता है और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, देश के बाकी कोनों में। तो इस तरीके से ये जो चीज जो है ये भावनगर जो है ये क्या कहते हैं सॉरी ये जो टर्मिनल है CNG टर्मिनल ये यहाँ पे हमारे इस वजह से बनाया जा रहा है भावनगर में। अब भावनगर में ही क्यों बनाया जा रहा है वो आगे जाके देखते हैं। उससे पहले ये देख लो कि CNG टर्मिनल क्या होता है। CNG होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक होती है आपकी LNG, वो होती है लिक्विड नेचुरल गैस। एक होती है LPG, लिक्विड आई थिंक लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस ऐसे करके होता है उसकी फुल फॉर्म, ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो एक LNG होता है, एक CNG होता है, ठीक है। तो लिक्विड नेचुरल गैस और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये वाली जो गैस होती है लिक्विड फॉर्म में होती है और ये गैसियस फॉर्म में ही होती है CNG, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करने वाली है या जीके पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करने वाली है, गुजरात जो है हमारे देश की इकलौती ऐसी स्टेट जो है वो बनने जा रही है जहां पे CNG टर्मिनल भी होगा और LNG टर्मिनल भी होगा, ठीक है। और उसके अलावा CNG टर्मिनल जो दुनिया का जो सबसे पहला बनने जा रहा है वो भावनगर में बनने जा रहा है, ठीक है। तो उसी के साथ ये जो आपका गुजरात है ये इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बन जाता है जहां पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो भी मिलती है और जो CNG है वो भी मिलती है, ठीक है, मतलब दोनों के टर्मिनल्स हैं। उसके अलावा इसको जो है इसमें जो टोटल खर्चा आएगा आपका डेवलपमेंट वर्क में वो टोटल खर्चा आएगा 5200 करोड़, ठीक है। वैसे ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट था इसको शुरू किया गया था 2019 में, ठीक है। 2019 में नवंबर के टाइम
जो है आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो अलग अलग देश जो थे उनको यहाँ पे बुलाया गया था और उनको जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था। फिर उनसे जो पूछा गया था कि आप में से जो जो इसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो उन्होंने जो है जो अपनी जो ग्रुपिंग्स थी उन्होंने अपनी अपनी जो प्रेजेंटेशंस थी वो प्रोवाइड करवाई, अपनी जो उनकी जो टोटल खर्चा आना था उसके बारे में जो हमारी सरकार थी उसको बताया। तो जो ये जो ग्रुपिंग बनी तीन लोगों ने मिलके अब ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाने जा रहे हैं। तो वो कौन कौन सी तीन कंपनीज जो है, सबसे पहली है फोरसाइट ग्रुप, ये है लंदन बेस्ड कंपनी। देन है हमारी पद्मनाभ मफ्तलाल ग्रुप, मुंबई बेस्ड है ये। और देन है बोस्कालिस ग्रुप, रॉटरडैम, ठीक है, ये नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो ये तीन कंपनीज जो है ये मिलके जो सीएनजी जो टर्मिनल है उसको बनाने जा रही हैं। 2019 में ये लोग मिलते हैं और 2019 नवंबर में ये लोग मिलते हैं और दिसंबर में जो है इसका काम जो है इसके लिए वो शुरू हो जाता है कि हम जो है इस तरीके से मतलब तीनों में जो कोलैबोरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो फाइनली ये जो प्रोजेक्ट होगा ये आपका बनके ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया जाएगा इसको 2026 में, ठीक है। उसके अलावा स्टैटिक पार्ट में एक और चीज आपकी आती है, वो है ये जो प्रोजेक्ट होगा ये बूट बेस्ड होगा, ठीक है। बूट बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। बूट बेस्ड मतलब ये होता है कि इसकी फुल फॉर्म जैसे कि आपको दिख रही है, बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें ऐसे होता है जैसे आपकी ये जो सड़कें बनती है ना, उसमें क्या होता था कि जो सरकार होती है वो एक प्राइवेट कंपनी को जो होता है ऑर्डर दे देती है कि आप जो है यहाँ पे सड़क बनाओ। तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो सड़क को बिल्ड करती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है, उस सड़क को ओन करती है, ठीक है। मतलब वहां से आपसे टैक्स वगैरह जो होता है जिसको आप टोल टैक्स कहते हो वो लिया जाता है, ठीक है। फिर उसको ऑपरेट करती है। ऑपरेट करने का मतलब जो उससे टोल टैक्स वगैरह जो कलेक्ट किया जाएगा वो कंपनी के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और फाइनली उसको कुछ समय बाद जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। असल में जो पेपर्स में जो बात लिखी होती है कि ये जो बूट बेस्ड होगा कि इतने टाइम बाद ये चीज जो होगी वो ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन हमारे देश में क्या है कि वो जो है वो बार बार जो ठेका जो है बार बार इनको ये जो होते हैं आपके ठेकेदार उनके होते हैं, उनको बार बार ये जो ठेका होता है उनको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये बात कह के कि उनको जो है अब सड़क की जो है मरम्मत जो है उसका काम देना है, तो उसमें जो है ठेकेदारों को जो पैसा लगेगा वो पैसा भी वो लोग इसी के थ्रू वहीं उसको ओन और ऑपरेट करके उसको कलेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो विशेष सर्कल है ये चलता रहता है। अदरवाइज जो आपके जो पेपर्स होते हैं या जिस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट्स थे, ये बूट हो गया या कुछ और ऐसे और प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपके स्टैटिक पोर्शन का वो पार्ट है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो पेपर्स में जो बात लिखी होती है उसमें ये होती है कि पहले एक प्रोजेक्ट है उसको बनाया जाएगा, फिर उस प्रोजेक्ट को जिस प्राइवेट कंपनी ने बनाया है वो उसे ओन करेगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। उसे ऑपरेट करेगी, ठीक है। और ऑपरेट करने का मतलब ये है कि मान लो किसी कंपनी ने एक डैम बनाया, ठीक है। अब डैम में उन्होंने अपने इंजीनियर्स वगैरह लगा दिए, ठीक है। डैम बना दिया उन्होंने, तो जो उनके इंजीनियर्स थे उनको जो उसकी मशीनरी थी उसके बारे में सब कुछ पता था कि किस तरीके से ये जो डैम है ये वर्क करता है। उसने उसको डैम को ओन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो डैम उन्होंने जिस खर्चे पे बनाया था वो खर्चा भी तो उनको निकालना है ना, तो उन्होंने उसको ओन करना शुरू कर दिया। ओन करने के साथ साथ उसको ऑपरेट करना भी शुरू कर दिया। अब डैम से जो बिजली जो है वो ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो उसको ऑपरेट करना भी शुरू कर दिया। मीनवाइल क्या होगा कि अब मान लो गवर्नमेंट जो है उसको वो डैम जो है वो अब गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, 3-4 साल पहले जो अपने जो इंजीनियर्स होते हैं ना उनको यहाँ पे सेंड कर देती है, भेज देती है यहाँ पे कि आप देखो, मतलब जाके वहां पे काम सीखो कि किस तरीके से उस डैम को किस तरीके से ऑपरेट करना है, ठीक है। तो वो जो प्रोसीजर चलता है वो ऑपरेशन के दौरान चलता है, ठीक है, ये ऑपरेट के दौरान चलता है। तो इनके जो इंजीनियर्स होते हैं ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं और जो गवर्नमेंट के इंजीनियर्स होते हैं उन सबको मतलब उनको जो है इस बात से जागरूक कर दिया जाता है कि किस तरीके से ये जो डैम है वो ऑपरेट करता है और फाइनली उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका ये जो है बूट जो है उस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो ये बूट बेस्ड होगा ये प्रोजेक्ट सारा, पहले उसको बिल्ड किया जाएगा, देन ओन किया जाएगा, देन ऑपरेट किया जाएगा, देन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक चीज और स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड आपकी स्पेशल लॉक गेट सिस्टम, ठीक है। अब ये देखो, ये है गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, BAT, यहां पे आपका भावनगर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाई टाइड आती है, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, जब यहाँ पे हाई टाइड आती है तो यहाँ पे क्या होता है, हाई टाइड की वजह से यहाँ पे जो सिल्ट होता है ना, सिल्ट वगैरह वो भी यहाँ पे आ जाता है जब हाई टाइड आती है। अब जब यहाँ पे सिल्ट वगैरह आ जाएगा तो यहाँ पे जो है जो वाटर लेवल है
वो ऊपर आ जाएगा और उस वजह से जो उसके नीचे की जो मिट्टी होगी वो भी ज्यादा ऊपर आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ये जो आपके यहाँ पे जो शिप्स वगैरह आने होंगे उनको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भावनगर में जो है उन्होंने स्पेशल लॉक गेट सिस्टम लेके आए हैं, जिसमें क्या होता है कि जब हाई टाइड आनी होती है तो वो जो स्पेशल गेट लॉक सिस्टम है उसको पहले ही लॉक कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो सिल्ट है वो अंदर जाए ना, ठीक है। तो हाई टाइड पे उसको ये बंद कर दिया जाता है। यही कुछ रीजंस थे कि ये स्पेशली इस भावनगर को जो है चूज किया गया इसके लिए, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, सीएनजी टर्मिनल बनाने के लिए। सबसे पहले क्योंकि वहां पे गेट लॉक स्पेशल लॉक गेट सिस्टम है, दूसरा वहां पे पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट से जो होता है आपका ये जो चीजों को ट्रांसफर करना वो ज्यादा इजी हो जाता है। उसके अलावा यहां पे एक ना पाइपलाइन है इससे 18 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर यहां पे। ये पैन इंडिया में जो है ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में नहीं, जहां जहां पे जो आपकी सीएनजी की सप्लाई होती है, ये गैस जो है ये उस सारी सप्लाई को जोड़ती है, ठीक है। मेन जो सप्लाई है वो यहां से होती है, तो ये सारी सप्लाई को ये आगे ऐसे करके बांट देती है, ठीक है। तो इससे ये 18 किलोमीटर की दूरी पे और एक सीएनजी टर्मिनल हम जो है वो यहाँ पे बना रहे जा रहे हैं। और क्योंकि ये 18 किलोमीटर दूर है तो यहाँ पे एक पाइपलाइन जो है और बिछा दी जाएगी और ये वाली जो गैस है यहाँ से इधर ट्रांसफर करके देन बाकी देश में जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है। तो यही कुछ रीजंस थे। सबसे पहला पोर्ट हो गया, दूसरा ये जो इसके पास में ये वाली जो गैस लाइन पड़ती है वो हो गया, तीसरा स्पेशल लॉक गेट सिस्टम हो गया, ठीक है, चौथा हो गया गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो इन्हीं सारे कुछ रीजंस की वजह से ये जो था सीएनजी टर्मिनल जो है भावनगर में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। उसके अलावा एक चीज और, हाँ, करंटली यहाँ पे 3 लिक्विड नेचुरल गैस के जो टर्मिनल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं गुजरात में, ठीक है। चौथा जो है एलएनजी टर्मिनल एक और बनने जा रहा है 2022 में, ठीक है। वो जब भी बनेगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बारे में जो करंट अफेयर से रिलेटेड, जब भी मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड ही होगा ना वो, क्योंकि न्यूज में आएगा, तो जब भी वो न्यूज में आता है तो उसके बारे में हम जो है क्लास जो है अपनी वो ले आएंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी ये आपकी स्पेशली इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी और उसके अलावा आपकी नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये वाली जो न्यूज थी ये यहीं तक थी। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंसस के बारे में। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पिछले वाला जो टॉपिक था वो भी आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। उसके अलावा आज शाम को हमारी जो है एक क्लास आएगी अबॉर्शन फॉर सिंगल मदर्स के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है अबॉर्शन को जो है अलाउ कर दिया है या उसको लीगलाइज कर दिया है फॉर सिंगल मदर्स, ठीक है। वो क्लास जो है वो जितने भी बच्चे जो आगे जाके इसका जुडिशरी का जो एग्जाम्स जो है वो देने वाले हैं उनके लिए वो जो क्लास है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो क्लास है वो स्पेशली बनाई इसी तरीके से गई है कि वो उसमें जो है आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका जो क्वेश्चन है उसको टैकल कर सकें। तो शाम वाली जो क्लास है वो ज़रूर देखिएगा और वो भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। 25 या 30 मिनट की क्लास है, मे बी 24 की, ठीक है, इतनी की क्लास है वो। तो वो क्लास जो है वो ज़रूर देखिएगा। आज का टॉपिक जो अभी का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है कि गवर्नमेंट जो है सेंसस को जो है वो अवॉइड कर रही है, ठीक है। तो मेन टॉपिक जो है वो ये है क्योंकि सेंसस जो है वो 2021 में आ जाना चाहिए था और गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बहाने लगाती जा रही है। और क्यों लगा रही है उसके पीछे का रीजन भी देखेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे इस चीज को कि गवर्नमेंट जो है क्यों अवॉइड कर रही है सेंसस को। और ये जो चीज जो है अब क्योंकि 2021 में सेंसस जो है वो आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको जो है इसके ऊपर क्वेश्चन जो है इस तरीके से आ सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि गवर्नमेंट जो है क्यों बार बार जो है इस चीज को अवॉइड कर रही है। चलो, सेंसस जैसा कि आपको पता है कि हर 10 साल बाद कराया जाता है, ठीक है। 2011 में जो हमारा पिछला सेंसस जो था वो आया था, तो उसके बाद जो 10 साल बनते हैं वो 2021 बनते थे, ठीक है। 2021 में जो हमारा जो सेंसस था वो आ जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं आता है। तो जो हमारा जो इंडिया है उसमें क्या कहते हैं सबसे जो
ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारा जो इंडिया वो ऐसी कंट्री है जिसमें जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, 18 to 60, वो जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो अगर यंगेस्ट पॉपुलेशन कहीं पे है तो वो इंडिया में है, ठीक है। हर चीज के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर यंगेस्ट पॉपुलेशन है तो ये हमारे लिए प्रो है, ठीक है। तो ये कौन किस तरीके से बन सकता है, अगर हम इस यंगेस्ट पॉपुलेशन को सही रिसोर्सेज की तरह यूज ना कर पाए, ठीक है। तो ये टेक्निकली क्या है, ये हमारे लिए HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज है ये, ठीक है। तो इनको सही तरीके से यूटिलाइज करने का मतलब ये है कि अगर इन रिसोर्सेज का फायदा अगर हम जो है वो तभी उठा पाएंगे, या हमारा देश जो है वो तभी उठा पाएगा, देश की जो GDP है वो तभी बढ़ पाएगी, देश की जो प्रगति है वो तभी हो पाएगी, देश की डेवलपमेंट जो है वो तभी हो पाएगी, या ग्रोथ तभी हो पाएगी, अगर इस यंगेस्ट पॉपुलेशन को जो है जो भारत में बहुत ज्यादा अमाउंट में है और कंपेयर वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा अमाउंट में है, अगर हम इसको प्रॉपर रिसोर्सेज जो है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर रिसोर्सेज का मतलब है सही जॉब जो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, सही एजुकेशन जो है वो नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। अब क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारी जो एजुकेशन है वो मेनली चीजों को रटने में ज्यादा जो है वो उस पर फोकस करती है, रादर देन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाने में, ठीक है। तो अगर जो है हम वो उन सब चीजों की तरफ जो है वो ध्यान नहीं देंगे तो ये जो दुनिया में सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन अगर हमारे पास है भी ना, तो ये हमारा प्रो क्या कहते हैं, हमारे लिए फायदा होने के लिए क्या कहते हैं, ये एक बून होने के लिए हमारे होने के साथ साथ हमारे लिए एक बेन भी साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका सेंसस है, वापस चलते हैं अपने सेंसस पे, ये अपना जो सेंसस होता है ये इसके अंदर आता है, जो मिनिस्ट्री जो इसको कंडक्ट करवाती है, तो होम मिनिस्ट्री जो है उसको कंडक्ट करवाती है, उसके अंदर एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है। तो इनका काम होता है सेंसस को हर 10 साल बाद सेंसस को कंडक्ट करवाना, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेंसस था, जो स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, जो प्री में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो सेंसस था वो कब करवाया गया था, वो करवाया गया था 1872 में सबसे पहला सेंसस करवाया जाता। उस टाइम पे भारत के जो थे वाइसरॉय कौन थे, ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया के जो वाइसरॉय थे उस टाइम पे लॉर्ड मायो, ठीक है। तो इन्होंने जो है पहला सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाया था 1872 में। उसके बाद पहला जो सिंक्रोनस सेंसस जो था 1881 में कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। एक जो है पहला सेंसस वो करवाया जाता है 1872 में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पहला सिंक्रोनस सेंसस जो है वो कब करवाया जाता है, सिंक्रोनस सेंसस का भी मतलब समझाता हूं आपको, तो वो करवाया गया था 1888 में। तो जब भी आंसर देना है चीजों को ध्यान में रखना है कि किस चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अगर तो पूछा जा रहा है कि जो ब्रिटिश इंडिया का पहला सेंसस था वो कब करवाया गया था, तो वो था आपका इसमें 1872 में। पहला सिंक्रोनस सेंसस वो कब कंडक्ट करवाया गया था, वो करवाया गया था 1881 में, ठीक है। उसके बाद हर 10 साल बाद जो है वो सेंसस कंडक्ट करवाया जाने लग गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, मैं सिंक्रोनस सेंसस का मतलब जो है वो समझाऊंगा। सिंक्रोनस सेंसस का मतलब ये होता है कि एक सिंक्रोनाइजेशन में मान लो एक चीज जो है 10 साल पहले शुरू की गई थी, तो सिंक्रोनस सेंसस का मतलब ये होगा कि अगले 10 साल भी बाद भी वो चीज कंडक्ट करवाएगी, देन उसके अगले 10 साल बाद भी वो चीज जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये सब सही चलता आ रहा था 2011 तक, ठीक है। तो 2011 तक हर 10 साल बाद जो है आपका सेंसस होता था, ठीक है। उसके बीच में बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं, जैसे आपका ये जो है बहुत से क्राइसिस आते हैं, फेमाइन्स आते हैं, बहुत से बीच में सुनामी आई थी, ठीक है। बहुत सारे क्राइसिस जो है आते हैं। देन आपका 2004 में आपके फ्लड्स आते हैं, देन अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे पाकिस्तान में अर्थक्वेक आता है, और आपके ये गुजरात में आता है, देन आपके फ्लड्स आते हैं उत्तराखंड में। लेकिन ये जो सेंसस है ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि ये सेंसस जो है वो कंडक्ट ना करवाया जाए। उसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, ठीक है, उसके अलावा और बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 आती है, 1 आती है, 2 आती है, लेकिन जो सेंसस होता है वो लगातार जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है हर 10 साल में, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो है अब 2014 में गवर्नमेंट बदल जाती है, ठीक है। 2014 के बाद से 2021 में जो है वो सेंसस कंडक्ट करवाया जाना था, लेकिन वो सेंसस जो है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाता। बहाना लगा दिया जाता है कोविड का, कि कोविड आ गया जिस वजह से ये जो आपका सेंसस जो है वो नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन कोविड के साथ साथ ये आपकी रथ यात्रा वगैरह वो सारी चीजें, लोगों का बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका रथ यात्रा के अलावा एक चीज और हुई थी यहाँ पे, एक जो मेला लगता होता है कुंभ का मेला, ठीक है, वो कंडक्ट करवाया जाता है। और भी बहुत सी चीजें जो होती हैं वो कंडक्ट करवाई जाती हैं। लेकिन
जब बात आती है सेंसस की तब ये बहाना लगा दिया जाता है क्योंकि कोविड चल रहा है तो लोगों को जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते या लोगों के घर में जाके वो जो सेंसस जो है उसको नहीं करवाया जा सकता, तो इसी वजह से 2021 में जो है सेंसस वो नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट के क्या रीजंस हो सकते हैं, पॉसिबल रीजंस जो क्रिटिकली गवर्नमेंट को एनालाइज करने के लिए या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए जो रीजंस समझ में आते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से रीजंस जो है वो हो सकते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सेंसस होता है उसमें चीजें क्या क्या होती हैं। ठीक है, आपकी एज होती है उसमें, देन जेंडर होता है, बहुत सी चीजें होती है, मेन बता रहा हूं मैं आपको। आपका रिलीजन कौन सा, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो और आपका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो क्या है। ठीक है, उसके अलावा ये सब जब जेंडर वगैरह आ गया, आपकी एज वगैरह आ गई, तो एक ना ये जो सेंसस होता है ना, ये बहुत सी चीजों में आपको हेल्प करता है। ठीक है, जैसे समाज में ना कुछ टैबू होते हैं वो फैले हुए होते हैं। जैसे क्या हो रहा था कि 1900 मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सेंसस से पता भी चलती हैं। ठीक है, टैबू पे भी आते हैं थोड़ी देर में। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सेंसस से पता चलती हैं, जैसे हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट करवाया जा रहा था, तो वहां पे मैंने जैसा अभी आपको बताया कि जेंडर वहां पे शो हो जाता है। ठीक है, तो मान लो एक लिस्ट है, मतलब पूरे देश की एक लिस्ट है, तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे जैसे उन्होंने, फिर वो स्टेट वाइज होगी लिस्ट। ठीक है, फिर स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी लिस्ट। ठीक है, तो जब इन्होंने लिस्ट में देखा ना, तो इन्होंने क्या पाया कि जो गर्ल की जो पॉपुलेशन है, ये जेंडर से यहां से पता चल गया है कि जो गर्ल की जो पॉपुलेशन है ना, 1961 की बात बता रहा हूं, कि गर्ल की जो पॉपुलेशन है ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, उस टाइम पे सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार को लगा कि मे भी कुछ रीजन होगा जिसकी वजह से वो डिक्लाइन हो रही होगी, लेकिन जब 1971 का जो सेंसस आता है ना, तब गवर्नमेंट पाती है कि जो गर्ल की जो पॉपुलेशन है ना, फीमेल पॉपुलेशन, वो लगातार गिरती जा रही है और पिछली बार से और ज्यादा गिर गई है। तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि वहां पे चल रही है जेंडर डिस्पैरिटी। ठीक है, तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को जो है ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते थे, उस वजह से क्या होता था कि वो जो भ्रूण हत्या है वो कर दी जाती थी, गर्ल चाइल्ड को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 71 के बाद से गवर्नमेंट ने कदम उठाने शुरू किए। ये सब उसको पता किसकी वजह से चला, सेंसस की वजह से। ठीक है, तो 71 के बाद से इन्होंने ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट था, सबसे पहले इसको बंद करवाया। ठीक है, फिर ये जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह थे, यहाँ पे ये सब जो चीजें जो हो रही थी उनको धीरे धीरे बंद करवाया, तो जिस वजह से गर्ल की पॉपुलेशन जो थी डिक्लाइन अभी भी हो रही थी। ठीक है, लेकिन जितना डिक्लाइन यहाँ से 61 से 71 के बीच में जो जितना डिक्लाइन पाया गया, उतना डिक्लाइन अब आना कम हो गया। ठीक है, धीरे धीरे ये जो पॉपुलेशन जो है 2011 तक आते आते धीरे धीरे ठीक होने लगी। ठीक है, तो अभी भी ये जो है क्या कहते हैं आपकी ये जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो अभी भी चल रही है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस डेकेड 1961 टू 1971 वाला डेकेड, उसके कंपैरिजन में ये जो पॉपुलेशन जो है जेंडर डिस्पैरिटी है, उसके कंपैरिजन में काफी कम हुई है। उसके अलावा जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये जेंडर डिस्पैरिटी आ रही है, तो गवर्नमेंट ने इसके रीजंस ढूंढे कि किस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो उनको पता चला कि हाँ कि ये जो गर्ल एजुकेशन जो है ये वो बनती है, एक रोड़ा जो है वो बन रही है। ठीक है, या जो गर्ल को जो है आगे बढ़ने इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसके ये जो एजुकेशन में उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, देन उसकी शादी के लिए खर्चा करना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने उसके अकॉर्डिंग वो निकालनी शुरू कर दी, स्कीम्स वगैरह वो निकालनी शुरू कर दी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये तो अभी न्यू वाली स्कीम्स है, उससे पहले भी बहुत सी स्कीम्स चल रही थी, मैं करंट वाली बता रहा हूँ। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसी स्कीम्स जो है वो लानी शुरू कर दी। देन सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरीके की योजनाएं जो है वो उनको लाना शुरू कर दिया। देन जो गर्ल चाइल्ड थी उनकी जो है कलेक्टिव मैरिज जो है वो करानी शुरू कर दी। देन ऐसे इंसेंटिव्स लेके आए कि जिनकी जो है 3 लड़कियां हैं तो उनको जो है इतनी अमाउंट में जो है वो दिया जाएगा, या किसी की अगर सिंगल चाइल्ड है तो उसको इतने, और वो गर्ल चाइल्ड है तो उसकी जो एजुकेशन होगी वो आई थिंक फ्री हो जाएगी। इस तरीके की जो है वो जो है सर्व शिक्षा अभियान, ये जो काफी फेमस रहा है हमारे टाइम में, तो सर्व शिक्षा अभियान, ये इस तरीके की जो स्कीम्स जो है वो उनको लेके आया गया ताकि ये जो है एजुकेशन को जो है प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो चीजें हैं ये सारी आपकी निकल के आती हैं सेंसस के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा बहुत से मिथ जो होते हैं ना वो फैलाए जाते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली क्या था, एक मिथ फैलाया गया था, रिसेंटली नहीं बेसिकली 2011 के बाद से ही ये जो मिथ
जो था, इस तरीके का जो मिथ, सॉरी 2011 के टाइम पे ही इस तरीके का जो मिथ था वो फैलाया जा रहा था कि ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, इसमें हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जो पॉपुलेशन है एकदम से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जो कुछ पर्टिकुलर पार्टीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ होती हैं, तो उन्होंने इस तरीके का जो ये कह लो आप फेक न्यूज कह लो या स्कैम कह लो, इस तरीके की बातें जो है उनको फैलाना शुरू कर दिया कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें एक्सप्लोजन हो रहा है। लेकिन जब 2011 का जो सेंसस आता है ना, वहां पे ये पाया जाता है कि असल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसमें डिक्लाइन आया है, ठीक है। मुस्लिम पॉपुलेशन तो असल में स्टेबल भी नहीं रही है जितनी उसको रहना चाहिए था, बल्कि वो स्टेबल भी नहीं रही है, उससे कम हुई है बल्कि, ठीक है। मतलब टेक्निकली क्या हो रहा है कि इनके साथ जो है, मुस्लिम्स के साथ जो है प्रताड़ना की जा रही थी, या उनको किसी ना किसी तरीके से तंग किया जा रहा था, ठीक है, या उनमें जो है डेथ जो है वो ज्यादा कॉज हो रही थी, जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया, ठीक है। अब सरकार जो थी उस टाइम पे, या उस टाइम पे एक पर्टिकुलर जो पार्टी थी उसका ये कहना था कि वही होती है ना कि डरा के जो है वो करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं कि हाँ ये आपका जो धर्म है वो खतरे में है, ठीक है, ये धर्म के लोग जो है ये आगे बढ़ जाएंगे, ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, ये फाइनली वो जो मुगलों वाला टाइम है वो आ जाएगा, ठीक है, ये आप पे राज करना शुरू कर देंगे। तो वो सारी बातें, वो जो पॉलिटिकल जो एजेंडाज चलाने होते हैं उनको, तो इन्हीं मिथ्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन आ गया। लेकिन जब 2011 का सेंसस आता है तो उसमें ये पाया जाता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन तो असल में डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो 2011 के इस तरीके के ये जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाले जो मिथ जो थे वो फैलाए जा रहे थे, वो 2011 में चकनाचूर हो गए। नेक्स्ट आते हैं, अब 2021 वाला जो सेंसस होना था ना, उसमें क्या कहते हैं, सरकार ने एक और बात, मतलब बीच में कुछ चीजें होती है ना कि अगर कुछ चीज आप नहीं करना चाहते तो उसमें जो है बीच में रोड़े लाना शुरू कर दो। तो ये जो सरकार है वो ये लेके आ गई कि इसमें जो है कास्ट को भी इंक्लूड करो, ठीक है। मतलब कास्ट को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, ये वाली बातें जो है वो सेंसस में लाई जानी शुरू कर दी कि सेंसस में जो है इसको कास्ट को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस पे रिट्स वगैरह चलेगी, सुप्रीम कोर्ट में बात चलेगी, ठीक है। तो एक सीन ये हो गया, और उसके अलावा दूसरा ये कहने लगे कि ये जो चीजें हैं कोविड की वजह से हम जो है सेंसस जो है वो कंडक्ट नहीं करवा रहे। उसके अलावा ये कास्ट वाली बात थी ना, ये इसमें भी लेके आए थे ये लोग, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, ठीक है। तो ये एक रजिस्टर लेके आए थे, मतलब ये जो आपकी करंट गवर्नमेंट है ये एक ऐसा बिल लेके आई थी जो आपने देखा CAA, और उसी के साथ ये NRC लेके आई थी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, ठीक है। अब उसमें बीच में लूप होल्स इतने ज्यादा थे। दूसरा, उसके अलावा ना तो सरकार को पता था कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन का करना क्या है, ना लोगों को पता था कि इससे होगा क्या, ठीक है, ना इसमें कोई फायदा था किसी का और ना ही किसी का नुकसान था, ठीक है। नुकसान टेक्निकली तब नुकसान ज्यादा था, नुकसान इस तरीके से था कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन जब बनेगा तो इसको बनाने के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी, ठीक है, लोगों को फिर बुलाया जाएगा वहां पे, ठीक है, और जिन लोगों को यहाँ पे रिक्रूट करोगे उनको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, और जिस वजह से रिक्रूट कर रहे उसका फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लोगों के जो हार्ड अर्न मनी थी उस वजह से एक ऐसी जो चीज थी उसको बनाया जा रहा था जिसका आगे चल के कोई भी फायदा नहीं था, ठीक है, और सरकार को खुद भी नहीं पता था कि उसका फायदा होगा कि नहीं होगा। और फाइनली ये चीज जो होती है इस पे रिट लग जाती है, या इसको फाइनली जो है जो हमारी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में कहा जाता है कि इसको नल एंड वॉइड जो है वो घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो क्या कहते हैं ये जो सरकार है उसको अपनी मुंह की खानी पड़ती है। उसके अलावा ये जो चीज है इसको अवॉइड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें होता है इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, कि किसी स्टेट, कोई स्टेट जो है या कोई कंट्री जो है या उस कंट्री के जो लोग हैं वो कितने प्रॉस्पर हुए हैं पिछले 10 सालों में, ठीक है। तो जब वो देखा जाएगा ना, तो जैसे तो एक अवॉइड करने का रीजन ये भी है क्योंकि जो ये वाली करंट सरकार है ना 2014 के बाद से जो आई है, इसमें जो है उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाई। उसके अलावा जो हमारे जो ये भी थी सरकारी एजेंसीज जो थी उनको बेचना शुरू कर दिया इस गवर्नमेंट ने, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, अच्छा उसके अलावा ये इकोनॉमिक स्टेटस पे आते हैं वापस जो सेंसस से रिलेटेड है। अब जब इकोनॉमिक स्टेटस आएगा ना लोगों का, तो वो क्या होगा, अब क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, ठीक है, हम बार बार बात आती है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा बार बार उस चीज को दबाया जाता है। किस तरीके से दबाया जाता है,
वही धर्म का मसला लाके, ठीक है, या पाकिस्तान का मसला लाके, ठीक है, ताकि लोगों का जो ध्यान है वो वहां पे चला जाए और जो मेन मुद्दे हैं जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या एजुकेशन हो गया उन मुद्दों पे बात ना हो पाए, ठीक है। तो इस वजह से अब जब भी ये 21 का अगर सेंसस आता, ठीक है, तो उसमें ये जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो गिरा हुआ दिखता, ठीक है, तो वो दिखेगा, वो सरकार को भी पता दिखेगा, ठीक है। तो उसी वजह से ये जो सरकार है ये अवॉइड कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो सेंसस है उसको मतलब जितना अवॉइड किया जा सकता है उसको अवॉइड किया जाए, ठीक है। तो यही कुछ रीजंस हैं, ठीक है, और यही जो हमारा क्रिटिकल एनालिसिस था कि क्यों जो है इस चीज को जो सेंसस है उसको 2021 वाला जो सेंसस है जो आ जाना चाहिए था अब तक उसको क्यों जो है अवॉइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी, क्रिटिकल एनालिसिस था और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने आपको कवर करवाया था, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी और इसके अलावा जो शाम वाली क्लास है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शाम को जो आपकी क्लास आएगी वो आएगी अबॉर्शन के ऊपर, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंटली डिसीजन दिया है, ठीक है। उसमें कुछ टर्म्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, हाँ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी करके एक टर्म है, ठीक है, उसको ध्यान रखना। मैंने सब कुछ जो है वो आपको क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। वो जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपका जुडिशरी मेंस का जो एग्जाम आएगा उसके ऊपर ये क्वेश्चन जो है आपको वो पक्का पूछा जाएगा, ठीक है, अबॉर्शन वाला। उसके अलावा जो पीसीएस एक जुडिशरी हो गया, पीसीएस सिविल्स, इन दोनों में आता है एसए, ठीक है, दोनों में एसए होते हैं। तो इन उसके ऊपर जो है क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है उसको आप वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ के जो है वो कवर कर सकते हो। तो जुडिशरी में तो एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, दूसरा एसए, लेकिन ये जो सिविल्स है ना इसमें बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो रिलेट करते हैं उस चीज से, ठीक है। सोशल इश्यूज हो गया, देन आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, देन गवर्नेंस हो गया, ठीक है, देन आपका उसमें एक पार्ट होता है जुडिशरी का, उसमें वो हो गया सॉरी जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, वो हो गया, देन आपका एसए हो गया, ठीक है, और उसके अलावा एथिक्स, ठीक है। इन सब टॉपिक से ये वाला जो टॉपिक होगा अबॉर्शन वाला ये आपका रिलेट करेगा। इस वजह से ये जो सिविल्स वाले बच्चे हैं वो भी उस क्लास को ध्यान से देखें, ठीक है, और उसके जो नोट्स हैं वो अलग से बनाएं। और उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, उसके ऊपर एक एसे लिख सकते हो, 500 वर्ड्स का लिख लेना, ठीक है, लिख के मुझसे चेक करवा सकते हो, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो। और उसके अलावा हमारे जो वेरियस कोर्सेज हैं, ठीक है, हम पीसीएस जुडिशरी का कोर्स जो है वो हम जल्दी शुरू कर देंगे, ठीक है। एक जो बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है और उसके अलावा जैसे ही आपका एडीए का एग्जाम होगा ना, आई थिंक वो है 6/11 को है शायद, ठीक है। तो उसके बाद 3-4 दिन बाद जो है हम ये जुडिशरी वाला जो बैच है वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो यूपीएससी वाला बैच है वो एक नया बैच जो है हम शुरू करने जा रहे हैं इसी मंथ, आज है आई थिंक 19 को, 19 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर से हमारा यूपीएससी का जो बैच है वो एक और बैच जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें अगर आपको इनरोल करवाना हो या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो जो आपकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर शो कर रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।